औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। जी क्लास, आज जो हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से की प्राइसिंग से रिलेटेड है कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। उन फैक्टर्स को जो हम रिम्यूनरेशंस पे करते हैं, जो रिवार्ड पे किया जाता है, वो किन असूलों के तहत पे किया जाता है, उसका बेसिक कंसेप्ट है ये, जिसको प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल और जेबी क्लार्क ने पेश किया था। उनके मुताबिक जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जो कि एक बहुत अहम थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, वो फैक्टर प्राइसिंग की, उसको जब एक्सप्लेन किया गया तो उन्होंने सिंपल सा एक कंसेप्ट दिया कि उन्होंने कहा कि ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। वो उसको उसकी मुआवजा जो दिया जाता है उसकी मुख्ततम पैदावार के बराबर मिलता है, वो लैंड हो, वो लेबर हो, वो कैपिटल हो, वो ऑर्गेनाइजेशन हो। बेसिकली ये जो कंसेप्ट दिया गया है इसमें लेबर के लिए ये कंसेप्ट दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो इसमें रिसोर्स प्राइसिंग की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, नजरिया मुख्ततम पैदावारी। डेफिनेशन इसकी तारीफ दी गई है जी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड जेबी क्लार्क प्रेजेंटेड दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू देम, उनके मुताबिक एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गेट्स रिवार्ड, हासिल करता है मुआवजा हर आमले पैदाइश ऑफ इट्स सर्विसेज इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अपनी खिदमात का अपनी मुख्ततम पैदावार के बराबर। यानी हर आमले पैदाइश अपनी खिदमात का मुआवजा अपनी मुख्ततम पैदावारी के बराबर हासिल करता है। तो ये बेशक वो लेबर पे फिलहाल तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसी को हम अप्लाई कर सकते हैं लैंड पे, कैपिटल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अजम्पशंस ऑफ द टेबल। अजम्पशंस ऑफ द टेबल में, अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी में हमारे पास आ जाता है, सबसे पहली अजम्पशन है कि लेबर इज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जिस तरह हमने एग्रीकल्चर में या लॉ ऑफ रिटर्न्स में हमने डिस्कस किया था कि लेबर वेरिएबल फैक्टर और लैंड फिक्स फैक्टर है, उस पर हम लेबर की यूनिट्स लगाते जाएंगे, हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हासिल होगी। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास कि होमोजीनियस लेबर है। होमोजीनियस लेबर से मुराद आ जाता है कि लेबर की तमाम इकाइयां एक जैसी हैं, काम के लिहाज से, पैदावारी सलाहियत के लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से, एक्सपर्टीज के लिहाज से तमाम लेबर यूनिट सेम है। उसके बाद आ जाता है कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं किसी भी शय की, लेबर को वेरिएबल फैक्टर के तौर पे यूज करते हुए, तो उसमें टेक्नोलॉजी जो तरीका पैदाइश है वो तब्दील नहीं होता। फोर्थ हमारे पास आ जाता है जी लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न या लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल रेवेन्यू अप्लाइज। उसका इतलाक हो रहा है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कारोबार की वो स्टेज आ जाती है जिसमें हर नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से कम पैदावार देगा। ठीक है, उसके बाद प्रिवेलिंग वेज इज 60 रुपीज़। हम ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि हर मजदूर जो हम कारोबार में लगा रहे हैं, हर मजदूर को हम 60 रुपए पर लेबर यूनिट के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं। यानी तमाम लेबर यूनिट को जो रिवार्ड दिया जा रहा है, जो वेजेस दी जा रही हैं, वो इस वक्त जो राइज उजरत है बाज़ार में, वो 60 रुपए पर लेबर यूनिट है। इसी तरह जो शय हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसकी 10 रुपीज़ उसकी प्राइस है। उसकी प्राइस, मतलब हमको अगर बॉल पेंट बना रहे हैं तो 10 रुपीज़ की बॉल पेंट बन रही है। कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रही है वो उसकी कीमत बाजार में 10 रुपए है। ठीक है, अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। टेबल में पहले कॉलम में हम लेबर के यूनिट्स ले रहे हैं, 5 लेबर यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं, और उसके बाद टोटल प्रोडक्ट आ जाती है हमारे पास और मार्जिनल प्रोडक्ट, और फिर थर्ड कॉलम जो है, जो कि बहुत अहम है इस टेबल का, वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो होती है मार्जिनल प्रोडक्ट
मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मार्जिनल प्रोडक्ट को शय की प्राइस से ज़रब देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। जैसे अगर गौर करें, हम इस टेबल के लिए फर्ज कर रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल रेवेन्यू अप्लाई हो रहा है, तो जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है हर नेक्स्ट लेबर यूनिट हमें कम चीज़ें बना कर दे रहा है। पहला लेबर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, सेकंड 8, थर्ड 6, नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 2। हर लेबर यूनिट की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट। पहले ने 10 का इजाफा किया, अगले ने 18 हो गए, 8 का इजाफा, अगले ने 24 हो गए, 6 का इजाफा, नेक्स्ट ने 28 हो गए, 4 का इजाफा, और नेक्स्ट ने 30 हो गए, 2 का इजाफा किया। तो नेक्स्ट जैसे जैसे मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगी, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। यही लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अब हम मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकालते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है कि हम मार्जिनल प्रोडक्ट को प्राइस से ज़रब देंगे। प्राइस 10 रुपीज़ है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे दी गई है 10,8,642। तो 10 यूनिट जो मजदूर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से, वो हमें 100 रुपीज़ की चीज़ें प्रोड्यूस करके दे रहा है। जबकि इस वक्त जो राइज उजरत है वो 60 रुपए है। वो हमें 100 रुपए की चीज़ें बना के देता है, हम उसको 60 रुपए पे करते हैं। सेकंड लेबर यूनिट हमें 8 चीज़ें बना कर देता है 10 रुपए के हिसाब से, यानी वो 80 रुपीज़ की चीज़ें बना कर देगा, हम उसको भी 60 रुपए पे करेंगे। तो यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है, पहली पे भी प्रॉफिट था, हमने दूसरी लेबर यूनिट लगाई, दूसरा यूनिट लगाने से भी हमें 20 रुपए का प्रॉफिट मिला, हम तीसरा लेबर यूनिट लगाएंगे, तीसरे को भी हम 60 रुपए पे करेंगे, वो हमें 6 चीजें बना कर देगा, यानी 60 रुपए की चीजें बनाएगा। ये गुड्स की फॉर्म में, अशिया की सूरत में, और ये रुपयों की शक्ल में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इसलिए इसको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कहा जाता है। तो तीसरा लेबर यूनिट जो है वो 60 चीजें ही बना रहा है और उसको 60 रुपए ही पे किए जा रहे हैं। तो यहां पर हम मजदूर लगाने बंद कर देंगे और ये हमारे पास जो आ जाएगी है ना थर्ड यूनिट, इसको हम कहते हैं मार्जिनल यूनिट ऑफ लेबर। मार्जिनल यूनिट क्यों? क्योंकि अगर हम यहां पर मजदूर को लगाना रोकेंगे तो हमें बचत होगी, वरना इसके बाद अगर हम चौथा लेबर यूनिट भी बिजनेस में लगाते हैं, वो हमें सिर्फ 4 चीजें बनाकर दे रहा है, 10 रुपए के हिसाब से 40 रुपए की वो चीजें बनाकर देगा। जब उसको 60 रुपए पे करेंगे जो कि राइज उजरत है, तो हमें 20 रुपए का यहीं पे लॉस हो जाएगा। तो फर्म में ये चौथा मजदूर लगाना फर्म के लिए नुकसानदेह है। तो ये तय हो जाएगा कि तीसरा लेबर यूनिट ही हमारा आखिरी लेबर यूनिट होगा। हम 3 लेबर यूनिट्स लगाएंगे और उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर देखें तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर ही हम तमाम लेबर यूनिट्स को पे कर रहे हैं। थर्ड की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 6 यूनिट, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट आ गए 60, तो 60 के इक्वल ही हम सबको पे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि हर आमले पैदाइश अपनी खिदमत का मुआवजा अपनी मुख्ततम पैदावार के बराबर हासिल करता है। तो मुख्ततम पैदावार, आखिरी इकाई की पैदावार को मुख्ततम पैदावार कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तीसरी आखिरी इकाई है, इसकी मुख्ततम पैदावार 6, तो 60 रुपए इसकी मुख्ततम पैदावार, तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बराबर ही सबको मुआवजा मिलेगा। तो ये तय हो जाएगा कि इसकी 3 इकाइयाँ लगेंगी और 60 रुपए मुआवजा होगा। इसी चीज़ को हम डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। हम पहले इसका खत बनाएंगे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग टू लेबर। लेबर हम लेते हैं जी 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर ले रहे हैं। फर्स्ट हमें 100 की चीजें प्रोड्यूस करके दे रहा है, सेकंड हमें 80 की, थर्ड हमें 60 की, 4 हमें 40 की, और 6 हमें, फिफ्थ हमें 20 की। और इनको मिलाने से ये आ जाता है MRPL का कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का कर्व आ जाता है, जो कि नेगेटिव स्लोप है। अब हम वेज रेट का कर्व बनाएंगे, जिसको हम रेड से ही ड्रा करते हैं क्योंकि रीडिंग भी हमने रेड से ली है। तो ये हमारे पास वेज कर्व आ जाता है जो कि 60 60 60 है। और अब हमें फर्म को इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, कितने यूनिट लगाएंगे, वो जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और वेज रेट बराबर हो जाएगी, वो इतने लेबर यूनिट बिजनेस में
लगाएंगे। तो ये हमारे पास थर्ड जो यूनिट आएगा ये मार्जिनल यूनिट ऑफ लेबर होगा जो हम कारोबार में लगाएंगे। अब आ जाता है कि क्या इस वक्त बिजनेस में एक फर्म बेहतरीन कॉम्बिनेशन लगा रही है इस फैक्टर का बेहतरीन है। क्यों? क्योंकि इसके जितनी रेवेन्यू आ रहे हैं उससे कम ही पे किए जा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो चौथा यूनिट लगाते तो लॉस होता। तो इसका मतलब है कि नजरिया मुख्ततम पैदावारी के तहत एक फर्म बेहतरीन कॉम्बिनेशन एक फैक्टर का भी हासिल कर लेती है। इसी तरह जब वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन लगाएगी तो वो एक इक्वेशन को प्रूव करेगी। वो इक्वेशन क्या होगी? वो इक्वेशन होगी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ओवर प्राइस ऑफ लेबर शुड बी इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल शुड बी इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड over price of land should be equal to marginal physical productivity of organization over price of organization। यानी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो वो बिजनेस में लगा रही है, हर फैक्टर को चाहे वो मेहनत के लिए हो, उसकी मुख्ततम मादी पैदावार बटा उसकी कीमत वो बराबर होनी चाहिए सरमाए की मुख्ततम मादी पैदावार ओवर सरमाए की कीमत। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ओवर प्राइस ऑफ कैपिटल वो बराबर होनी चाहिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ओवर प्राइस ऑफ लैंड। जमीन की मुख्ततम मादी पैदावार बटा जमीन की कीमत, और ये चौथे फैक्टर के भी बराबर होने चाहिए। जितने फैक्टर हम यूज कर रहे हैं उन सब की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और उनके जो रिवार्ड है उसकी रेशो दूसरे फैक्टर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और उसके रिवार्ड की रेशो के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है देन फर्म जो होगी वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन इन चीजों का हासिल करेगी। ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन मौजू तरीन नुक्ता मौजू तरीन इश्तराक आमलीन का हासिल करेगी। अगर स्टूडेंट्स आपको याद हो तो यही कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में दिया था। उसने कहा था कि वो कमोडिटी के लिए था कि किसी भी कमोडिटी को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो हम उस शय की मार्जिनल यूटिलिटी ओवर प्राइस दूसरी शय की मार्जिनल यूटिलिटी ओवर प्राइस के बराबर करते हैं। यहां पर हम फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो सेम चीज सेम रूल उसने मार्शल ने इसको अप्लाई कर दिया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। उसने जिस तरह यूनिट्स के लिए कमोडिटी के लिए लिया था इसी तरह फैक्टर के लिए मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ओवर प्राइस ली है। तो अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है देन कंज्यूमर गेट्स ऑप्टिमल कॉम्बिनेशंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।